नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष का पार्ट 7 ग्रेड 8 का सागर से बनारस तक। सागर से बनारस तक ये एक आत्मकथांश है विजया राजे सिंधिया का। इसमें विजय राजे सिंधिया का जन्म 11 अक्टूबर 1919 को एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनका विवाह ग्वालियर नरेश जीवाजी राव सिंधिया से हुआ। पहले स्वतंत्रता आंदोलन में, फिर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से समृद्ध रहकर उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। कई दशकों तक लोकसभा की सदस्य रही। अब हम पढ़ते हैं पाठ की समरी। अपनी नानी की लाडली विजया राजे को परिवार के सुख आराम छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए 2 साल तक बनारस में रहना पड़ा। वह भी एनी बेसेंट द्वारा स्थापित ऐसे महाविद्यालय में जहां अनुशासन, स्वावलंबन और सादगी पर विशेष जोर दिया जाता था। यानी जिस विद्यालय में इनका एडमिशन हुआ था, जिस विद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वहां अनुशासन और स्वावलंबन सादगी पर विशेष ध्यान दिया जाता था। युवा की ओर पदार्पण कर रही विजया राजे की सोच को इस 2 साल के प्रवास ने कितना और किस दिशा में प्रभावित किया, वही सब स्वयं विजया राजे ने इस पाठ में बयान किया है। आत्मकथांश का मतलब होता है आप बीती, जो हमारे ऊपर बीती होती है उसको कहते हैं आत्मकथांश, या अपने जीवन की कथा, या एक और मीनिंग आत्मचरित्र, या फिर एक अनदर मीनिंग सामान्य में जीवन लेखन, या फिर एक नेक्स्ट मीनिंग इसके विषय में लिखी गई एक, यानी विजय राजे के विषय में लिखी गई एक जीवनी, या किसी ने स्वयं के द्वारा लिखे गए जीवन के सहस्मरण, या अपने बारे में एक जीवनी। ये सब क्या कहलाएंगे? आत्मकथांश। इसमें विजय राजा ने अपने आप बीती के बारे में इस पाठ में लिखा है। आगे देखते हैं। सन 1937 में पहली बार मैंने पिता के घर में कदम रखा। उन दिनों वे झांसी में रहते थे। सागर से झांसी की दूरी 120 मील थी और रेल से वहां पहुंचने में 7 घंटे लगते थे। पिताजी ने शायद मेरे शीघ्र विवाह का निश्चय कर लिया था, इसलिए मेरी आगे की पढ़ाई जारी रखने का उनका कोई इरादा नहीं था। झांसी पहुंचने के 8-10 दिनों बाद ही वह मुझे बांद्रा ले गए। इन दोनों नगरों के बीच की दूरी लगभग 120 मील है। बांद्रा के चौधरी साहब मेरे पिताजी के विद्यार्थी जीवन के मित्र थे। चौधरी जी के घर में मेरे अल्प दिनों के प्रवास ने मेरे जीवन की दिशा को एक नया मोड़ दे दिया। मैं जब तक स्वतः एक भिन्न संस्कृति में पली थी, चौधरी जी के घर का वातावरण उन्मुख और भिन्न था। यहाँ आकर मुझे पहली बार जमाने की करवट बदलने की आहट मिली। मेरे मन में भी एक संकल्प जागा कि मुझे भी रूढ़िगत पुरानी धारणाओं को तिलांजलि देकर परिवर्तन के नए युग के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। चौधरी जी के लड़के और लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के समान रूप से पक्षधर थे, अतः उन्होंने आग्रह पूर्वक सलाह दी कि मुझे कॉलेज में दाखिला लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस विषय में उन्होंने मेरे पिताजी से बातचीत की। चौधरी साहब थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट के प्रशंसक थे। उन्होंने पिताजी से वचन ले लिया कि मुझे एनी बेसेंट द्वारा बनारस में संचालित महिला कॉलेज में दाखिला दिलवाएंगे। इसके लिए उन्होंने कॉलेज की प्राचार्य को पत्र लिखकर नामांकन के लिए सामग्री भी मंगवा ली और फॉर्म भरकर भिजवा भी दिया। बनारस में प्रारंभ के दिन अत्यधिक व्यस्त रहे। छात्रावास का जीवन मेरे लिए नया नया था। जीवन क्रम को उस परिवेश के साथ जोड़ पाने के लिए मुझे काफी प्रयत्न करने पड़े। मेरे लिए यह पहला अवसर था जब मैं अकेली रहने लगी थी। एकाकी जीवन से मैं परिचित ही नहीं थी, फिर भला अभ्यस्त कैसे हो सकती थी। घर का एक न एक व्यक्ति सदैव मेरे साथ रहता आया था। मेरे सारे काम नौकर किया करते थे, वहां अपना काम मुझे ही करना पड़ता था।
सागर के मेरे मकान की अपेक्षा छात्रावास अत्यंत छोटा था। घर में मेरे लिए स्वतंत्र रूप से रहने का अलग कमरा था। यहाँ एक कमरे में दो दो छात्राएं एक साथ रहती थीं। उस छोटे से कमरे में मेरा काला संदूक बहुत बड़ा लगता था। मेरी अधिकतर साड़ियाँ रेशमी थी। एक दिन मैं साड़ी और झालरदार ब्लाउज पहने कक्षा में गई। आभूषण भी पहने थे, नाक की लौंग में हीरा जड़ा था। फिर क्या था, लड़कियां मुझे ऐसे देखने लगी जैसे वे कोई नुमाइश की वस्तु देख रही हो। वे आपस में कानाफूसी तक कर रही थी। मैंने अनुभव किया कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने देखा कि कक्षा की सभी लड़कियां सूती साड़ियां पहने थी। आभूषण किसी ने नहीं पहना था। ठीक है, जब ये बेटा साड़ियां पहन के गई, ज्वेलरी पहन के गई, तो सब लोग इस पर हंसे और इसे एहसास हुआ कि सभी लोग लड़कियों ने सूती साड़ियां पहनी हुई है। बेसिन कॉलेज सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन प्रेम था। जब तक मैं वहां के नियम की कठोरता को भली भांति हृदयंगम करती, तब तक गंगा का पानी बहुत आगे बह चुका था। उन दिनों सादगी भरा जीवन और मितव्ययिता का व्रत अकेले बेसिन कॉलेज ने ही नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसक संग्राम में इसी अमोघ अस्त्र का उपयोग किया था। उनके आह्वान पर देश की लाखों करोड़ों ने अपने पास की महंगे विदेशी कपड़ों की होली जलाकर सादगी भरा जीवन जीने का व्रत ले लिया था। मैं इसकी अपवाद बनी रही। कीमती साड़ियां और आभूषण को मुझे बेहद शौक था, परंतु छात्रावास में, जब मैं छात्रावास में रहने लगी तो मुझे अनुभूति होने लगी कि अन्य छात्राओं की भांति मुझे भी सादगी के जीवन यापन करना चाहिए। क्योंकि जो भी मुझे शौक था, जैसे साड़ियों का, आभूषणों का, इस शौक को मुझे यहाँ पर तिलांजलि देनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा और एक सादगी भरा जीवन जीना पड़ेगा। अतः एक दिन सबकी नजर बचाकर, एक दिन मैंने सबसे नजर बचाकर मैंने वह हारी वाली लौंग चुपके से अपनी संदूक में छिपा दी। मन ही मन यह भी संकल्प कर लिया कि विदेशी वस्तुओं का भी कभी प्रयोग नहीं करूंगी। मेरे पास फ्रांस और इटली की बनी अनेक कीमती साड़ियां थी। वे सब भी समेटकर बक्से में डाल दी और बाजार जाकर 5-7 नई सूती साड़ियां खरीद लाई तथा उनसे मेल खाते ब्लाउज के कपड़े भी। पूरी रात जगकर एक ब्लाउज की सिलाई भी कर ली। यानी मैंने जो भी मेरी फ्रांस और इटली की कीमती साड़ियाँ थी वो सारी मैंने अपने बक्से में डाल दी और मैं एक सिंपल सूती साड़ी 5-7 खरीद लाई। कॉलेज की प्रधानाध्यापिकाएं सादे रहन सहन के व्रत को किस निष्ठा से निभा रही थी, इसका एहसास मुझे उनके साथ बाजार जाते समय हुआ। छात्रावास के नियमों का भी वे कितनी आस्था के साथ पालन करती थी, वह भी समझ में आ गया। किसी भी छात्रा को बाजार जाते समय अपने साथ एक प्राध्यापिका को ले जाने के छात्रावास के नियम का पालन करना पड़ता था। प्राध्यापिका जाती अवश्य थी, परंतु मार्ग वह स्वयं करती थी। बाजार जाने की यह शर्त वह पहले ही मनवा लेती थी। इससे छात्राएं संकोच अनुभव करती थी। आज जैसी बसें या टैक्सियां उन दिनों नहीं चलती थी जैसे कि आज चलती है। तांगे या इक्के में बैठकर ही बाजार जाना पड़ता था। कॉलेज की कोई छात्रा तांगे वाले के निकट बैठ नहीं सकती थी। इस नियम का कठोरता से पालन किया और कराया जाता। बाजार जाने के लिए हम लोग प्राय इक्के का प्रयोग करते, क्योंकि इसमें आसानी से 5-6 लड़कियां बैठ जाती थी। फिर यह रास्ता भी पड़ता था। तांगे में हमारी प्राध्यापिका को 2-3 लड़कियों के साथ बदन चुराकर बैठना पड़ता था। इक्के में यह बात नहीं होती। फिर हमें अपनी प्राध्यापिका के भी 4 पैसे बचाने का संतोष मिलता था।
कॉलेज के नियमानुसार छात्रावास के भोजनालय में केवल शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते। मैं चतुर्मास के दिनों में शाकाहारी ही रहती आई थी, इसलिए मुझे विशेष कठिनाइयां नहीं हुई, किंतु भोजन में विविधता नहीं थी। इन्हें गिने व्यंजन पकते और उसी की 4 बार पुनरावृत्ति होती। भोजन में एकरूपता बनी रहने के कारण एक ही तरह का रसास्वाद मिलता। इसके विपरीत मेरे घर पर पकने वाले शाकाहारी व्यंजनों में विविधता रहती। नानाविध रीति से पकाए गए व्यंजनों में जायकेदार स्वाद भी रहता। मौसम और समानुसार वह बदलता भी रहता। सबसे बड़ी बात यह है कि नाना प्रकार के व्यंजन पकते, इन सब के बावजूद भोजन के बारे में मेरी कभी कोई शिकायत नहीं रही, जबकि सादगी पसंद और उसकी पक्षधर छात्राओं की शिकायत मुख पर होती रहती। कॉलेज की मेरी पहली सहेली सुदूर दक्षिण प्रांत की थी। उत्तर भारत का क्षेत्र उसके लिए अपरिचित था। उसकी अंग्रेजी अच्छी थी, किंतु हिंदी में वह काला अक्षर भैंस बराबर थी। छात्रावास की अन्य छात्राओं की तुलना में मेरी अंग्रेजी अच्छी थी और शायद इसीलिए उसकी मुझसे मित्रता हो गई। मैंने उसे हिंदी सिखानी शुरू कर दी और 3-4 महीने में ही वह सबके साथ हिंदी में बातचीत करने लग गई। इस क्रम में 5-6 अन्य लड़कियां भी मेरी सहेलियां बन गई। अधिकतर समय हम सब एक साथ रहती, उन्मुख भाव से वार्तालाप करती और परस्पर गोपनीयता बनाए रखती। 2 साल कब और कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इस बीच मेरे पिताजी का तबादला झांसी के मिर्जापुर हो गया। मिर्जापुर वाराणसी के निकट का स्टेशन था, अतः कॉलेज की छुट्टियों में मैं पिताजी के पास मिर्जापुर आ गई। इस पूरे चैप्टर में पढ़ा हमने विजय राणा सिंधिया का आप बीती, यानी उनकी अपनी जीवनी के बारे में, आप चरित्र के बारे में, अपने जीवन की कथा के बारे में। थैंक यू।